हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो लास्ट क्लास में हमने अपना सेकेंड चैप्टर ख़त्म कर लिया था, जिसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशन के इनैक्टमेंट, इन्फोर्समेंट, इन सब के बारे में पढ़ा था। तो आज बेसिकली हम अपना चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ द सेलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सेलेंट और साइलेंट फीचर्स में डिफरेंस होता है। ठीक है, सेलेंट और साइलेंट को सेम मत समझ लेना। तो आज हम अपना चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ सेलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्वेश्चन आती है कि सेलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मतलब होता है। देखो, आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन है, मैंने आपको जैसे लास्ट उसमें मैंने आपको बताया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिस समय ब्रिटेन में आपका जो है, ब्रिटेन इंडिया के ऊपर राज कर रहा था। ठीक है, इंग्लिश राज कर रहा था उस समय। कई सारे एक्ट्स इंडिया में आए थे और उन एक्ट्स के कुछ फीचर्स थे। ठीक है, वो एक्ट्स किसी एम, किसी मोटिव से इंडिया में लाए गए थे। ऐसा नहीं था कि किसी दिन बस मन हुआ तो उठा के कोई भी एक्ट इंडिया में ले आए। ठीक है, तो आपका हर जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है या कोई भी एक्ट इंडिया में जब आ रहा है, कोई भी लॉ बन रहा है, उसका अपना कुछ फीचर्स होते हैं, कुछ एम, कुछ मोटिव होते हैं। ठीक है, तो उसी को आज हम पढ़ने वाले। पहली चीज़ है इंट्रोडक्शन। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज यूनिक इन इट्स कंटेक्स्ट एंड स्पिरिट। देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अपने कंटेक्स्ट और अपने स्पिरिट में एकदम अलग होता है। दो borrowed from almost every constitution of the world, the constitution of India had several salient features distinguish it from the constitution of other countries। ठीक है, देखो, अगर आप बात करो कॉन्स्टिट्यूशन की, तो ओवरऑल वर्ल्ड में कई सारी कंट्रीज़ हैं जिनमें कई सारे कॉन्स्टिट्यूशंस दिए गए हैं, बट हर कंट्री की एटमॉस्फेयर या उसकी सराउंडिंग के हिसाब से उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो बदलता रहता है, उसमें लॉज उसके हिसाब से ही रखे जाते हैं। ठीक है, इट शुड बी नोटिस एट द आउटसेट दैट अ नंबर ऑफ ओरिजिनल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज अडॉप्टेड इन 1949 हैड अंडरगॉन अ सब्सटेंशियल चेंज। देखो, कई सारे फीचर्स आपके कॉन्स्टिट्यूशन में जो 1949 में प्रेजेंट थे, उनको प्रेजेंट टाइम पे अमेंड कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि आज की सोसाइटी के हिसाब से वो ठीक नहीं बैठ रहे थे। ठीक है, तो उनको अमेंड कर दिया गया है। नाउ, जैसे कि सेवेंथ हो गया, 42nd, 44th, 73rd एंड सो ऑन। इनफैक्ट 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। देखो, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो अपने आप में एक बहुत ही खास अमेंडमेंट है, क्योंकि इसको जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। आगे हम पढ़ेंगे, इंदिरा गांधी के समय में इसको लाया गया था एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स में से एक था ये। ठीक है, now, however, in the Keshwanand Bharati case, the Supreme Court ruled that the constituent power of Parliament under Article 368 does not enable it to alter the basic structure of the Constitution। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर अमेंडमेंट की पावर दी गई है तो अमेंडमेंट का मतलब है कि आप फिर कोई भी चीज़ अमेंड करते जाएंगे, ऐसा नहीं होता। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की पावर देने का मतलब होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में विद सोसाइटी, जैसे जैसे आपकी सोसाइटी चेंज हो रही है, उसके हिसाब से आप कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ों को चेंज करते रहिए। बट हाउ एवर, ऐसा ना हो कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को ही किसी दिन पार्लियामेंट उठाए। क्योंकि देखो, एक चीज़ होता है पार्लियामेंट की टायरनी हो जाना। देखो, आपका जो कॉन्सेप्ट है अमेंडमेंट का, अमेंडमेंट अमेंडमेंट को क्यों लाया जाता है? अमेंडमेंट का कॉन्सेप्ट होता है चेंज व्हाट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, चेंज व्हाट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इन द कॉन्स्टिट्यूशन in order to cope up, in order to cope up with the changing society, changing society and circumstances। ठीक है, and circumstances। ठीक है, तो इसलिए हमारा अमेंडमेंट लाया जाता है। अमेंडमेंट को बहुत सिंपल भाषा में हम देखें तो अमेंडमेंट का मतलब होता है चेंजेस, चेंजेस। ठीक है, विद टाइम जो आप चेंजेस लाते हो कॉन्स्टिट्यूशन में। अब देखो, अमेंडमेंट का एक मतलब है कि अगर इसका एक नेगेटिव इम्प्लीकेशन देखा जाए तो हो सकता है आगे चल के पार्लियामेंट में कोई ये सोच ले कि लाओ भैया, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करने की ताकत है, हम पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही चेंज कर डालें। ठीक है, इससे आपकी टायरनी, टायरनी आ जाएगी। टायरनी का क्या मतलब है? रूल ऑफ द मेजॉरिटी, रूल ऑफ द मेजॉरिटी। ठीक है, किसी दिन कोई इंसान सोचे कि चलो आज मेरा मन है भाई, मैं गवर्नमेंट में हूँ, मेरे पास मेजॉरिटी है। ठीक है, मेरे पास पार्लियामेंट में अच्छी खासी मेजॉरिटी है कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन को बदल सकता हूँ, और लाओ चलो मैं कॉन्स्टिट्यूशन बदल दूँ। ठीक है, तो वो क्या करेगा? वो कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने स्टार्ट करेगा, क्योंकि भाई अमेंडमेंट की पावर तो है ही कॉन्स्टिट्यूशन में। तो हाउ एवर ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये चीज़, ये
जो कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने वाली चीज़ है, ठीक है। ये चीज़ पॉसिबल नहीं, क्यों? बिकॉज ऑफ लैंडमार्क केस, इसे केशवानंद भारती केस कहते हैं। देखो, केशवानंद भारती केस जो है ये आपका वन ऑफ द लैंडमार्क केस है। ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज सेफगार्ड, ठीक है, इज सेफगार्ड। आपका जो ये बेसिक स्ट्रक्चर, आपका कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, ये उसको सेफगार्ड करने की बात करता है। कहता है कि ऐसा नहीं है कि कल किसी का भी मन करे उसको वो उठा के कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर दे, ठीक है। तो ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप कभी चेंज नहीं कर सकते। इवन दो आप मान लो कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू लाइफ है, आप उसको चेंज कर सकते हो, उसमें नई चीज़ों को ऐड कर सकते हो, बट उसके बेसिक स्ट्रक्चर को आप कभी नहीं चेंज कर सकते, ठीक है। और इसको देखने का काम कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इसको देखने का काम करते हैं कि कल कोई भी इंसान ऐसा ना हो कि वो मेजोरिटी में हो और वो कॉन्स्टिट्यूशन को उठा के चेंज कर दे, ठीक है। साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द साइलेंट फीचर्स, अब देखो salient features of the constitution, salient features of the constitution, ठीक है। पहली चीज़ है लेंदिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। वन बाय वन इसको करके देखते जाएंगे, पहले हम एक बार पूरा देख लेते हैं। लेंदिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सेकेंड चीज़ है हमारे पास ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, ठीक है। ये आपका सेकेंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट आता है आपका थर्ड पॉइंट आता है आपका द ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। द ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, उसके बाद हमारे पास आता है द फेडरल स्ट्रक्चर विद यूनिटरी बायस, ठीक है। द फेडरल स्ट्रक्चर विद यूनिटरी बायस, just a minute, the federal structure with unitary bias, ठीक है। फिफ्थ हमारे पास क्या आता है? फिफ्थ आता है हमारे पास पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। ये हमारे पास फिफ्थ हो गया। सिक्स्थ है हमारे पास सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी, सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवेनिटी। फाइव हम इसको नीचे लिख देते हैं, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। अब इन सब का क्या मतलब होता है?
ये हम वन बाय वन देखते चलेंगे। ठीक है, एक चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये है कि आपके कीवर्ड्स हैं, इनको आपको याद रखना है। ठीक है, फिर है हमारे पास इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट पेंडेंट जुडिशरी। इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, उसके बाद सेवेंथ हमारे पास ये हो गया। एथ है हमारे पास फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स। फिर नाइन्थ है हमारे पास डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, सिंपल भाषा में डीपीएसपी हम लिख देते हैं। उसके बाद टेंथ है हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज। फिर 11th है हमारे पास अ सेक्युलर स्टेट। 12th है हमारे पास यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजिंग। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजिंग। ठीक है, ये हमारे पास 12 चीज़ें हैं। उसके बाद आता है हमारे पास 13 सिंगल सिटीजनशिप। 13 सिंगल सिटीजनशिप। 14th इंडिपेंडेंट बॉडीज। 14th इंडिपेंडेंट बॉडीज। 14th आ गए इंडिपेंडेंट। 15th हमारे पास इमरजेंसी प्रोविजंस आते हैं। 15th इमरजेंसी प्रोविजंस। ठीक है, एंड रिमेंबर ऑल ऑफ दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, 15th इमरजेंसी प्रोविजन। 16th है हमारे पास थ्री टीयर गवर्नमेंट। और 17th एंड लास्ट है हमारे पास क्या है, तो बेसिकली कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। अब देखो, अभी हमारे पास ऑलरेडी इतना चीज़ें हमने बता दी आपको कि सेलिंग फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। वन बाय वन हम इसे इन डिटेल पढ़ते जाएंगे। मैं अभी सिंपली आपको सिर्फ इतना बता देती हूँ कि ये सब क्या है। पहली चीज़ है आपका लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, वर्ल्ड में अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, सबकी अलग अलग लेंथ है। जैसे आपके कुछ कॉन्स्टिट्यूशन है वो छोटे हैं। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन है। ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ऐसा नहीं था कि यहाँ पे एक दिन 10 लोग बैठे, उन्होंने सोचा चलो हम कॉन्स्टिट्यूशन लिखें और बिना कुछ जानते समझते लिखना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं होता। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अलग अलग कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन से ब्लेंड करके इंडिया में लाई गई हैं, मिला के, और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में से रखा गया है। रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, देखो, एक दिन ऐसे कोई आदमी नहीं बैठा कि चलो भैया हम कॉन्स्टिट्यूशन लिखें, जितनी पावर है सारी की सारी पावर प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के हाथ में दे दें। ऐसा नहीं किया गया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को इतना रिजिड बनाया गया कि आप उसका बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते, और कॉन्स्टिट्यूशन को इतना फ्लेक्सिबल बनाया गया कि आप उसमें विथ चेंज इन सोसाइटी आप उसमें अमेंडमेंट करके चीज़ों को चेंज कर सकते हो। द फेडरल स्ट्रक्चर विद यूनिटरी बायस, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, कहने को हम एक फेडरेशन में रहते हैं। फेडरेशन का क्या मतलब है, हमारे पास जितनी भी पावर है सेंटर और स्टेट के बीच में डिवाइडेड है। हाउएवर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसका झुकाव ज़्यादा आपका सेंटर की तरफ है। ये हम लोग को अभी आगे
देखेंगे डिटेल में। एक है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रैक्टिकली पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है, ठीक है। अभी कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, क्या मतलब है इसका, वो अभी हम आगे देखेंगे। सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे अमेरिका है, उसके वहाँ का जो लॉ है वो कहता है कि आपकी जो जुडिशरी है वो सुप्रीम है। ब्रिटेन में आपके पार्लियामेंट को सुप्रीमेसी दी गई है। वैसे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ना तो हमने पार्लियामेंट को सुप्रीम बनाया है, ना हमने जुडिशियल को एकदम सुप्रीम बना दिया। हमने दोनों का सिंथेसिस रखा है। हमने कहा पावर दोनों के पास है, हाउएवर चेक और बैलेंस पे काम चलेगा। जुडिशरी पार्लियामेंट के अफेयर्स को देखेगी, पार्लियामेंट जो है वो जुडिशरी के उस पर चेक एंड बैलेंस लगाएगा, ठीक है। नाउ इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। हमारे यहाँ जो जुडिशरी है वो आपकी पार्लियामेंट से एकदम सेपरेट रहती है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव से उसका कोई लेना देना नहीं रहता। हाउएवर फंडामेंटल राइट्स, कुछ ऐसे राइट्स जो इंसान को बाय जन्म, उसके जन्म से ही मिल जाते हैं और उसके किसी भी कंट्री में एज अ सिटीजन कंफर्टेबली रहने के लिए उन राइट्स का होना ज़रूरी है। इन्हें आपके फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। इनका हनन करने पे, मान लो कल को आपका राइट टू लाइफ पे किसी ने अटैक कर दिया, ठीक है, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। दूसरा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये आपका बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने स्टेट्स को कुछ ऐसे यू कैन से दैट कमांड दिए थे, या स्टेट को कुछ ऐसे डायरेक्शंस दिए थे कि स्टेट को क्या क्या ऐसे काम करने हैं जिससे वो जो लोग हैं, जो सिटीजन्स हैं उस कंट्री के, उनको बेनिफिट कर पाए, उनको कंफर्टेबली रख पाए, ठीक है, उनके वेलबींग में मदद कर पाए। 10th है आपका फंडामेंटल ड्यूटी। अब देखो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने इतना कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन एक चीज़ जो मिसिंग थी वो ये थी कि एज अ सिटीज़न हमारी भी कुछ ड्यूटीज़ होती हैं इस देश को लेकर, तो वो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ में रखा गया। अ सेक्युलर स्टेट, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा एक सेक्युलर स्टेट की बात करते हैं। सेक्युलर का मतलब होता है हम किसी एक धर्म में नहीं विश्वास करते, हम कई सारे धर्मों के सिंक्रिनेशन से बने हुए हैं, इसीलिए हमें एक सेक्युलर स्टेट कहा जाता है। फिर है हमारा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये कहता है कि आफ्टर 18 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है, जो भी इंसान इंडिया का सिटीज़न है उन सबको अधिकार है कि वो इंडिया में जो भी आपके रिप्रेजेंटेटिव चुने जाएंगे फॉर इलेक्शन, रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, उनके इलेक्शंस में वो वोट दे सकते हैं। इसी चीज़ को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी कहा जाता है। इंडिपेंडेंट सिंगल सिटीजनशिप, आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहते हैं, जैसे अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, वहाँ पे एक सिटीजनशिप आपके पास सेंटर की है, एक आपके पास आपकी फेडरेशन की है, ठीक है, आपकी स्टेट की है। लेकिन इंडिया में किसी के पास उत्तर प्रदेश की सिटीजनशिप नहीं है। एज अ पर्सन, एज अ सिटीज़न ऑफ दिस कंट्री, हम सिर्फ इंडिया के सिटीज़न माने जाएंगे, ना कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा या पंजाब के, ठीक है। नाउ 14th है इंडिपेंडेंट बॉडी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारी ऐसी बॉडीज़ को रखा गया है जो आपके एग्जीक्यूटिव से एकदम हट के काम करती हैं। क्यों? क्योंकि उनका काम ही यही होता है कि जो है, मान लो अगर कल को कोई पॉलिटिशियन या कोई भी रिप्रेजेंटेटिव कुछ ऐसा कर रहा है जो लोगों के वेलबींग में नहीं है, ठीक है, तो वो उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस लगा सकती है, ठीक है, चेक उसको कर सकती है। नाउ उसके बाद है 15 इमरजेंसी प्रोविजंस। मान लो कल कोई किसी रीज़न की वजह से कोई इंटरनल डिस्टर्बेंस हो गई, किसी दूसरी कंट्री ने इंडिया पे वॉर छेड़ दिया, तो प्रेसिडेंट के पास इतनी पावर होती है कि प्रेसिडेंट कुछ समय के लिए आपके फंडामेंटल राइट्स को भी ख़त्म कर सकता है, कहीं आने जाने के अधिकार को। कुछ ऐसे राइट्स हैं जिनको तुरंत ख़त्म कर दिया जा सकता है, लेकिन प्रेसिडेंट के जो है उससे ऑर्डिनेंस ही। ठीक, फिर 16 में आपका आता है 3 टायर गवर्नमेंट। अब देखो कोऑपरेटिव सोसाइटी और 3 टायर गवर्नमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एज सच नहीं प्रेजेंट थे, इनको आफ्टर अमेंडमेंट जोड़ा गया जब ये देखा गया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो ग्रास रूट लेवल पे विलेजेस हैं और डिस्ट्रिक्ट हैं, उनमें गवर्नेंस की ज़रूरत है और सेंटर से डायरेक्ट गवर्नेंस करना पॉसिबल नहीं है, तब इसको अमेंडमेंट से जोड़ा गया। इसको इन डिटेल हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो वन बाय वन हम इन सबको डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन आर क्लासिफाइड इनटू रिटन लाइक द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन लाइक द ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सबसे पहले लेंथीएस्ट रिटन लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो हमारे पास दो तरीके के कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, बेसिकली हमारे पास टू टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं।
टू टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन दो तरीके के होते हैं, एक होता है हमारे पास रिटन, एक होता है हमारे पास रिटन, एक होता है हमारे पास अनरिटन, ठीक है। ये दो तरीके के कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, रिटन एज इन यूएसए, अनरिटन एज इन रिटन। अब देखो एक चीज़ यहाँ जानने वाली है, अनरिटन का मतलब ये नहीं होता कि जैसे हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन की क्या है, एक किताब है जिसको हमने लिखा है। अनरिटन का मतलब ये नहीं होता कि आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की कोई किताब ही नहीं प्रेजेंट है। अनरिटन का मतलब होता है विद पार्लियामेंट, ठीक है। पार्लियामेंट में कई सारे, जैसे जैसे आपकी सिचुएशन चेंज होती गई, जैसे जैसे सोशल सर्कमस्टांसेस चेंज होते गए, उसके हिसाब से लोगों ने वहाँ पे धीरे धीरे चीज़ों को चेंज किया, ठीक है। मतलब इतनी कॉन्स्टिट्यूशनल की रिजिडिटी नहीं है, ठीक है। वो बहुत ही आसानी से अगर वहाँ का पार्लियामेंट चाहे तो किसी भी लॉ को चेंज कर सकता है, काफ़ी फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है, इसीलिए उसे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, ठीक है। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द लेंथीएस्ट ऑफ ऑल रिटन इन द वर्ल्ड। इट इज़ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, elaborate एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट। जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज़ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव, elaborate, read एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट, ठीक है। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक्सट्रीमली कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है, डॉक्यूमेंट। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो काफ़ी लंबा है, इलेबोरेट करके हर चीज़ को लिखा गया है, और उसमें डॉक्यूमेंट जो है उसको हर चीज़ डिटेल में लिखी गई है। ओरिजिनली 1949 द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन अ प्रियम्बल, 395 आर्टिकल्स डिवाइडेड इनटू 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल, ठीक है। ओरिजिनली जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, ओरिजिनली हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें क्या हाल थे, हमारा जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, ठीक है, हमारा जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, पहली चीज़ है उसमें हमारे पास कितने आर्टिकल थे, ठीक है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पास 395 आर्टिकल्स थे, 395 आर्टिकल्स थे, ठीक है। और ये 395 आर्टिकल्स 22 पार्ट्स में डिवाइडेड थे, 22 पार्ट्स में डिवाइडेड थे, और इसमें 8 शेड्यूल्स थे, ठीक है। तो जो ओरिजिनल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो इतने पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ प्रियम्बल प्लस एक आपका पास प्रियम्बल होता था। अब प्रियम्बल किस चीज़ को कहते हैं, देखो प्रियम्बल आपका जैसे कोई भी बुक है, ठीक है, बुक में आपने देखा होगा एक होता है आपका इंट्रोडक्टरी, ठीक है, एक होता है आपका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में कभी आप पढ़ना तो आपको बताया जाएगा कि वो बुक एक्चुअली में उसका मेन मोटिव क्या है, ठीक है, वो बुक क्यों लिखी गई, उस ओवरऑल बुक को लिखने के पीछे की ऑथर की फिलॉसफी क्या है, ठीक है। तो वो आपका इंट्रोडक्शन में दिया जाता है, एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन आप प्रियम्बल को मान लो, ठीक है। नाउ various amendments carried out 1951 have डिटेक्टेड अबाउट 20 आर्टिकल्स वन, ठीक है। तो आपका ये मान लो कि विद टाइम आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लगातार चेंजेस होते गए, ठीक है। फॉर फैक्टर्स हैव कंट्रीब्यूटेड टू द size of the constitution, their geographical factor, that is the vastness of a country। now देखो reason for the, देखो reason, reason for being the lengthiest, देखो ऐसा नहीं है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जान के कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने इतना लेंदी बनाया, ठीक है, कुछ रीजंस थे जिनकी वजह से इतना लेंदी बना। जोग्राफिकल फैक्टर, दैट इज द वास्टनेस ऑफ द कंट्री, जोग्राफिकल फैक्टर, जोग्राफिकल फैक्टर्स, ठीक है, जोग्राफिकल फैक्टर्स, वास्टनेस, वास्टनेस ऑफ कंट्री। इंडिया में जो आपकी जो है बेसिकली जोग्राफिकल फैक्टर है, क्योंकि इंडिया का साइज़ इतना बड़ा है, ठीक है, इंडिया में डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है कि आप हर चीज़ को अगर आप डिटेल उसमें नहीं लिखोगे, हर चीज़ को आप एक एलैबोरेट वे में नहीं लिखोगे तो बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। इसके लिए आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें हर चीज़ को बहुत एलैबोरेटली लिखा गया है। हिस्टोरिक फैक्टर, द इन्फ्लुएंस ऑफ अदर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। दूसरी चीज़ है आपकी हिस्टोरिक फैक्टर्स, हिस्टोरिक फैक्टर्स। अब देखो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जैसे आपका
इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपका किसी दिन यहाँ कोई बैठा उसने सोचा कि चलो हम कॉन्स्टिट्यूशन लिखना शुरू करते हैं, ऐसा नहीं हुआ था। हिस्टोरिकल फैक्टर्स का मतलब है इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको लिखने के लिए कई सारे इंडिया में हिस्टोरिकली कई सारे एक्ट्स को, चार्टर्स को पढ़ा गया, कई कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा गया, तब उस कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा गया। इसलिए हिस्टोरिकली भी ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लेंदियस्ट माना जाता है, ठीक है। दूसरा है सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर बोथ सेंटर एंड स्टेट। सिंगल constitution for both center एंड स्टेट, ठीक है। ये क्या कहता है कि आपका एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, वही आपका सेंटर के लिए है, वही आपका स्टेट के लिए। हमारे लिए ऐसा नहीं कि यूपी का अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, पंजाब का अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, ऐसा नहीं है। हमारे पास एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, वही हमारा सेंटर के लिए भी है, वही हमारा स्टेट के लिए भी है, ठीक है। डोमिनेंस ऑफ लीगल न्यूमिनरीज इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, डोमिनेंस ऑफ लीगल ल्यूमिनरीज। अच्छा देखो, अब अब देखो ये थोड़ा सा डिबेटेबल टॉपिक है, बट लेट इट बी। आपका जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी उसमें उस समय के हिसाब से वहाँ पे प्रीडोमिनेंटली जितने भी लोग थे, मेंबर्स थे, उसमें से आधे से ज़्यादा मेंबर आपके लॉयर कैटेगरी से आते थे, ठीक है। इसलिए ये कहा जाता है कि क्योंकि वो लीगल ल्यूमिनरीज का इतना उसके मीटिंग के तहत उसको बनाया गया था, इसलिए भी आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो काफ़ी इलेबोरेट और काफ़ी लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है। The constitution contains not only the fundamental principles of government but it also detail administrative provision, ठीक है। अच्छा, अब आपका ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें ऐसा नहीं है कि केवल आपका फंडामेंटल चीज़ें दी गई है, इसमें आपके एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड चीज़ें दी गई हैं, आपके लॉज से रिलेटेड चीज़ें दी गई हैं। एक डेमोक्रेटिक कंट्री को चलाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, मोस्ट ऑफ द चीज़ें इसमें आपको दी गई हैं, ठीक है। तो दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न वाई आपका कॉन्स्टिट्यूशन वन ऑफ द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड कहा जाता है, ठीक है। नाउ सेकेंड थिंग, अब सेकेंड थिंग आता है हमारा ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। सेकेंड थिंग, ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। ओके, जस्ट अ मिनट। फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। अच्छा अब देखो, इसमें एक चीज़ देखो, आपका जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, मैंने अभी आपको बताया कई सारे चार्टर्स को पढ़ के बनाया गया है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बोरोड मोस्ट ऑफ इट्स प्रोविजन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वेरियस अदर कंट्रीज, ठीक है। वेरियस कंट्रीज एज वेल एज वेरियस कंट्रीज एज वेल एज द गवर्नेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मेजरली आपका कहाँ से अडॉप्ट किया गया है, तो इट्स मेजरली adopted from गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से अडॉप्ट किया गया है, ठीक है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर proudly acclaimed that the Constitution of India has been named after ransacking all the known constitution of the world, ठीक है। ये आपका बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे आफ्टर रैंसैकिंग मतलब खगोलना, वर्ल्ड के कई सारे कॉन्स्टिट्यूशन को खगोलने के बाद तब इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया है। द स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लार्ज एक्सटेंट derived from the government of India act, the philosophical part, ठीक है। अब देखो इसमें एक चीज़ है आपकी स्ट्रक्चरल पार्ट, एक है आपका फिलोसफिकल फिलोसफिकल पार्ट, ठीक है। एक है स्ट्रक्चरल पार्ट, एक है आपका फिलोसफिकल पार्ट, ठीक है। नाउ द पॉलिटिकल पार्ट, ठीक है, पॉलिटिकल पार्ट। नाउ अब देखो, हमारा जो बेसिकली स्ट्रक्चरल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेजरली स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, ऊपर हमारे एक प्रेसिडेंट होंगे,
ऊपर हमारे एक प्रेसिडेंट होंगे, उनके नीचे हमारे पास कौन काम करेगा, तो हमारे पास लोकसभा, दूसरा हमारे पास राज्यसभा। राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा काम करेगी, राज्यसभा काम करेगी। लोकसभा हाउस ऑफ पीपल होंगे, हाउस ऑफ पीपल। राज्यसभा कौन होगी, तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ठीक है। और इसे हेल्डर हाउस भी कहा जाता है, एल्डर हाउस, ठीक है। हमारे पास एक तो लोकसभा होगी, एक हमारे पास राज्यसभा होगी। लोकसभा हाउस ऑफ पीपल होगी, राज्यसभा आपकी हाउस ऑफ लॉर्ड। अब लोकसभा आ गई, राज्यसभा, ये तीनों चीजें मिला के हमारी पार्लियामेंट का फॉर्मेशन करेंगी, ठीक है। जुडिशरी क्या है, जुडिशरी क्या है, जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ये है हमारा स्ट्रक्चर। ये ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये हमारा फ्रॉम सेंटर, सेंटर टू स्टेट्स हर जगह लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर अदर कोर्ट्स, ठीक है। एग्जीक्यूटिव क्या है, एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव में आपका आते हैं पीएम। पीएम को संभालेगा कौन, कैबिनेट, कैबिनेट मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स, यूनियन मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स, यूनियन मिनिस्टर्स के बाद डिपार्टमेंट इंचार्जेस, ठीक है। तो बेसिकली ये ओवरऑल आपका एग्जीक्यूटिव का प्लान है, ठीक है। ये ओवरऑल आपका एग्जीक्यूटिव हो गया। अब इसी चीज को, इस पूरी चीज को, ये जो आपकी पूरी चीज है, इसी को मिला के हम लोग स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। इसी चीज को हम मिला के स्ट्रक्चर कहते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट। इन्हीं तीनों चीज़ों को, अब ये जो स्ट्रक्चरल पार्ट है इंडियन गवर्नमेंट का, ये बेसिकली आपका लिया गया है ब्रिटेन से, ठीक है। द स्ट्रक्चरल पार्ट ये आपका ब्रिटेन से लिया गया, प्लस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये आपका ब्रिटेन, ब्रिटेन प्लस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से इसको लिया गया है, ठीक है। दूसरी चीज़ है हमारा फिलोसफिकल पार्ट। हमारा जो फिलोसफिकल पार्ट है, ठीक है, इसको हमारा लिया गया है कहाँ से, तो philosophical part, the fundamental directive principle are taken from the American and Irish Constitution। हमारा philosophical part जो है वो अमेरिकन और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। एंड देन हमारा जो पॉलिटिकल पार्ट है, ठीक है, बेसिकली हमारा जो पॉलिटिकल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें हमारा प्रिंसिपल आते हैं कैबिनेट, गवर्नमेंट, रिलेशंस बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, ये हमारा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, ठीक है। तो मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन के तीन हिस्से बताए, मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया, मैंने आपको जो पूरा पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इन तीनों चीज़ों के बारे में बता दिया। द अदर प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, देखो एक चीज़ ध्यान देना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो अलग अलग प्रोविजंस है उनको अलग अलग जगह से लिया गया है। जैसे अमेरिका से हमारी फंडामेंटल राइट्स आए हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमारे आयरिश से आए, ठीक है। हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपके रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से आई है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास और भी जैसे इमरजेंसी प्रोविजन है, वो कहीं और से आया है, ठीक है। तो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी प्रोविजंस हैं सब कहीं अलग अलग जगह से आए हैं। ऐसा नहीं है कि सारे प्रोविजंस आपको एक ही जगह देखने को मिल गए, एक ही जगह उठाया, सारे रख बना के काम खत्म कर दिया, ठीक है। तो आपका यही रीज़न है क्यों आपके कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में ही 2 ईयर्स आपके इतने लग गए। और प्लस लोग जब ये कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में लाइक इतना बल्कि क्यों है, तो वही रीज़न है इतना बल्कि होने का, ठीक है। नाउ दूसरी चीज़ आती है हमारे पर, ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ब्लेंड ऑफ rigidity and flexibility।
आपका जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन आर ऑल्सो क्लासिफाइड इनटू रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। अ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन इज वन दैट रिक्वायर्स अ स्पेशल प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट। ठीक है, देखो एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन require a special procedure for amendment। ठीक है, एक आपका जो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसके साथ सबसे बड़ी दिक्कत है कि एक उसको स्पेशल प्रोसीजर की ज़रूरत होती है अमेंडमेंट के लिए। ठीक है, हाउ एवर द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, द स्पेशल प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट, फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल सबसे अच्छा कौन सा है? तो आपका अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, एग्जाम्पल यूएसए, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। दूसरी चीज़ आती है आपके पास फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, अब फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है? द फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द अदर हैंड इज वन दैट इज अमेंडमेंट इन द सेम मैनर एज द ऑर्डिनरी लॉज आर मेड। अमेंडमेंट, देखो आपका जो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी खासियत क्या है? अमेंडेड इन द सेम manner as amended in the same manner as ordinary laws। ठीक है, इसको आपको अमेंड करने के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, आप ऑर्डिनरी लॉज को जिस तरीके से अमेंड करते हो वैसे ही इसका अमेंडमेंट हो जाता है। ठीक है, इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है आपका? ब्रिटेन। सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका ब्रिटेन। देखो एक चीज़ मैंने आपको बताई, आपकी यूएसए जो है, यूएसए में आपकी जुडिशरी के पास बहुत पावर होती है, वेयर जो ब्रिटेन होता है, ब्रिटेन में आपके पास पार्लियामेंट के पास बहुत पावर होती है। इसलिए इनके जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उनके हिसाब से ही लिखे गए। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नीदर रिजिड नॉट फ्लेक्सिबल। अब देखो इसमें एक खास बात है, इंडिया में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कोई आपसे पूछे क्या आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है कि फ्लेक्सिबल, तो इट्स नीदर रिजिड नॉर फ्लेक्सिबल। ठीक है, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना तो आपका रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है ना ही आपका जो है फ्लेक्सिबल है। सम प्रोविजंस कैन बी अमेंडेड बाय स्पेशल मेजोरिटी, टू थर्ड ऑफ द, देखो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कुछ ऐसे अमेंडमेंट्स हैं, ठीक है, जैसे कुछ ऐसे अमेंडमेंट्स हैं, अमेंडमेंट्स जिनको करने के लिए आपको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। ठीक है, इनको करने के लिए आपको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। स्पेशल मेजोरिटी का क्या मतलब है? आपके टू थर्ड मेंबर्स। अब टू थर्ड मेंबर्स क्या होते हैं? आपका सुन, जैसे आपका लोकसभा है, ठीक है, लोकसभा में अगर आपकी मान लो कितनी सीट्स हैं, मान लो आपकी लोकसभा में 445 सीट्स हैं, वो फिल है। 445 सीट्स में से टू थर्ड सीट्स, टू थर्ड जो आपका सीट्स है, टू थर्ड 445 का टू थर्ड कितना होगा? 445, ओके मेरी मैथ्स थोड़ी सी कमज़ोर है, सो आप बता देना। देखो 445 का टू थर्ड मेंबर्स जो होते हैं, ठीक है, उसमें जो है उतने मेंबर्स, अगर आपका किसी भी जो है मान लो कोई लॉ आया उसको एक्सेप्टेंस देते हैं, ठीक है, तो वो आपकी स्पेशल मेजोरिटी मानी जाती है कि टू थर्ड ऑफ द मेंबर्स ने, किसी भी हाउस के टू थर्ड ऑफ द मेंबर्स ने उसको मेजोरिटी से पास कर दिया है। टू थर्ड मेंबर्स को वो चीज़ समझ आ गई। ठीक है, टू थर्ड इन द सेंस ऐसे समझ लो, अगर 10 मेंबर है आपके किसी भी हाउस में, ठीक है, तो अगर 7 से 8 मेंबर्स ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है तो आपका पास हो जाएगा वो। ठीक है, दूसरी चीज़ है सम अदर प्रोविजंस कैन बी अमेंडेड बाय अ स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट विद द रेक्टिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द टोटल स्टेट। फिर कुछ होते हैं जिसमें आपका स्पेशल मेजोरिटी, मेजोरिटी प्लस रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, देखो कुछ ऐसे अमेंडमेंट्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जनरली ये ऐसे अमेंडमेंट्स होते हैं जो डायरेक्टली आपके स्टेट की जो फंक्शनिंग होती है उसको
उसको अफेक्ट करते हैं। जनरली ऐसे अमेंडमेंट्स में आपका स्टेट से रेक्टिफिकेशन या स्टेट से उसकी एक्सेप्टेंस लेना ज़रूरी होता है, ठीक है। एटलीस्ट 50% स्टेट से आपको एक्सेप्टेंस लेनी ज़रूरी होती है, और 2/3 मेजोरिटी मैंने आपको बता ही दी है, तो उसमें स्पेशल मेजोरिटी भी चाहिए, आपको स्टेट से भी रेक्टिफिकेशन लेनी पड़ती है, ठीक है। एट द सेम टाइम सम प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय अ सिंपल मेजोरिटी। कई सारे ऐसे अमेंडमेंट होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जिनको आप सिंपल मेजोरिटी, इन दोनों के बीच में आता है, इसको आप सिंपल मेजोरिटी से भी पास करा सकते हो। सिंपल मेजोरिटी का क्या सेंस होता है? इन द मैनर ऑफ ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस, ठीक है। नोटेबली दीज अमेंडमेंट डू नॉट कम अंडर आर्टिकल 368। देखो, आपका जो आर्टिकल 368 है, लेट मी बी क्लियर, आर्टिकल 368 डील्स विद अमेंडमेंट्स, लेकिन माइंड यू दिस थिंग, आर्टिकल 368 में हमेशा आपकी स्पेशल मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेक्टिफिकेशन ऑफ द स्टेट, ये वाले अमेंडमेंट आते हैं। सिंपल मेजोरिटी वाले अमेंडमेंट आपके आर्टिकल 368 में नहीं आते। क्यों? क्योंकि एक सिंपल मेजोरिटी, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि सिंपल मेजोरिटी किसी भी हाउस में सिंपल मेजोरिटी कितनी होती है, ठीक है। इसका मतलब है कि इसको 2/3 की रेक्टिफिकेशन की जरूरत नहीं, एक सिंपल मेजोरिटी से भी आप चाहो तो इसको पास करा सकते हो, ठीक है। नाउ फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी खासियत ये है, फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस, ठीक है। फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस। देखो, इंडिया में एक चीज याद रखना, इंडिया में जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, ठीक है, तो ये हुआ कि क्या, देखो एक छोटी सी कहानी है। जब पहली बार आपका B.R. अम्बेडकर के सामने ये बात उठी, जी के सामने कि ये बात उठी कि देखो कॉन्स्टिट्यूशन जो हम बना रहे हैं उसमें इंडिया को हम यूनियन बनाए कि हम फेडरेशन बनाए। अब देखो, एक फेडरेशन क्या होता है, पहले तो दोनों चीज़ों का मतलब समझो क्या होता है। एक यूनियन एक ऐसी जगह होती है, ठीक है, जो एग्रीमेंट से नहीं बनी है, ठीक है। एक यूनियन आपका पावरफुल होता है, कोई भी स्टेट उससे टूट के अलग नहीं हो सकता, ठीक है। अपने मन से कोई भी स्टेट टूट के अलग नहीं हो सकता। वेयर एज एक फेडरेशन जो होता है, मान लो 50 स्टेट है, जैसे अमेरिका है, 50 स्टेट एक साथ आए, उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया। किस चीज़ का एग्रीमेंट? कि हम साथ में रहना चाहते हैं, हम एक जो है इस तरीके का कंट्री बनाना चाहते हैं, ठीक है। तब आके उन्होंने एग्रीमेंट करके एक बड़ी सी कंट्री को जन्म दिया। इस चीज़ को फेडरेशन कहते हैं। कल मान लो अमेरिका का कोई भी स्टेट जिसको लगता है कि हमको अपने जो है सेंटर से अलग हो जाना चाहिए, ठीक है, तो उसके पास अधिकार है कि वो सेंटर से अलग हो सकता है। लेकिन यूनियन में ये अधिकार नहीं मिलता है, ठीक है। यूनियन में जो स्टेट्स होते हैं वो किसी एग्रीमेंट से नहीं जुड़े हुए हैं। यूनियन एक बहुत ही क्लोज ग्रुप ऑफ स्टेट होता है, बहुत ही टाइटली बाउंड होता है, ठीक है। अब ये हुआ कि इंडिया में जब आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की बारी आई, तो ये हुआ कि इंडिया में हम फेडरेशन बनाए या हम यूनियन बनाए। अब देखो, इंडिया में जो आपके, मैंने आपको बताया कि जैसे B.R. अम्बेडकर थे, वो इस चीज़ को मानते थे कि इंडिया को एक यूनियन बनने की ज़रूरत है, क्योंकि क्योंकि इंडिया की डाइवर्सिटी जो है वो इतनी वाइड है कि अगर इंडिया को हमने फेडरेशन बना दिया तब तो हर ही दूसरे दिन कोई ना कोई स्टेट टूट के अलग होता रहेगा, ठीक है। तो हम फेडरेशन नहीं बना सकते। इन हाउ एवर, इंडिया में फेडरेशन की हम कैरेक्टरिस्टिक को रख सकते हैं कि हम सेंटर को अलग पावर दें, हम स्टेट को भी अलग पावर दें, लेकिन इंडिया को बनाना तो यूनियन है। इसलिए आर्टिकल 1 में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया उसमें आज भी ये चीज़ कही गई है दैट इंडिया दैट इज द यूनियन ऑफ स्टेट, इंडिया इज नॉट अ फेडरेशन ऑफ स्टेट। कल को इंडिया से कोई भी स्टेट अपने मन से अलग नहीं हो सकता, इंडिया इज अ टाइट बाउंड यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है। तो आई गेस आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश अ फेडरेशन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, इट कंटेन्स द यूजुअल फीचर्स ऑफ फेडरेशन, ठीक है। इंडिया में आपके फेडरेशन सिस्टम के फीचर्स देखने को मिलते हैं। फेडरेशन सिस्टम के फीचर्स कौन कौन से होते हैं, तो लेट मी बी क्लियर। फेडरेशन सिस्टम की एक तो टू गवर्नमेंट, ठीक है, एक तो टू गवर्नमेंट है आपका। दूसरी चीज़ आपकी क्या होती है? डिवीजन ऑफ पावर्स। डिवीजन ऑफ पावर्स, पावर किसके बीच में डिवाइड करोगे? पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, सेंटर और स्टेट के बीच में पावर को डिवाइड किया गया है, ठीक है। तीसरी चीज़ है आपका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। चौथी चीज़ आती है आपकी सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन,
ठीक है। उसके बाद आती है आपकी रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद आती है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। डिपेंडेंट जुडिशरी। और उसके बाद आती है आपकी बाइकैमरलिज्म। देखो, एक एक करके इसको समझा देते हैं। देखो, आपका जो इंडिया का फेडरेशन है, ठीक है, इंडिया बेसिकली है यूनियन, बट इंडिया को हम फेडरेशन की तरह हम कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इसमें है। ठीक है, सबसे पहले दो गवर्नमेंट। दो गवर्नमेंट का क्या है, सेंटर में आपकी अपनी गवर्नमेंट होगी, जैसे मान लो सेंटर में आपकी बीजेपी है, ज़रूरी नहीं स्टेट में आपकी बीजेपी हो। ठीक है, तो सेंटर की अपनी गवर्नमेंट है, स्टेट में अपनी दूसरी पार्टी की गवर्नमेंट हो सकती है। दूसरी चीज़ आपकी डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। आपके जो पावर है उस सेंटर और स्टेट के बीच में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, अगर पंचायती राज से मान लो कोई रिलेटेड आपको कोई एक्ट बनाना है, वही स्टेट के पास पावर है। ठीक है, मान लो आपको म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड कोई एक्ट बनाना है, स्टेट के पास पावर है। ठीक है, आपको रेलवे से रिलेटेड कोई एक्ट, आपको मान लो जो है आपको पुलिस से रिलेटेड, जो यूपी पुलिस है उससे रिलेटेड आपको कोई एक्ट बनाना है, स्टेट के पास पावर है। ठीक है, सेंटर के पास आपके और भी इंपॉर्टेंट काम है तो उसकी पावर अलग है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो फेडरल सिस्टम है उसका एक कैरेक्टरिस्टिक है कि हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन है। ठीक है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे यहाँ ना तो हमारा प्राइम मिनिस्टर बड़ा है, ना हमारे यहाँ चीफ मिनिस्टर बने हैं, ना हमारे यहाँ गवर्नमेंट बड़ा है, हमारे यहाँ सबसे बड़ा आपका कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, ये चीज़ हमेशा याद रखना, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कुछ भी नहीं है। फिर है आपका रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना हल्का फुल्का नहीं है कि कल जिसका मन हो वो आए इसको बदल के चला जाए। ठीक है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा खासा रिजिड है। ठीक है, कि ऐसा नहीं है कल इसमें जो मन आए वही अमेंडमेंट कर दे। ठीक है, ऐसा नहीं है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इंडिया में आपके चेक और बैलेंस का काम कौन करता है, जुडिशरी। मान लो कल को किसी पॉलिटिशियन ने उठाया कोई भी एक्ट बना, मान लो कि कल को कोई पॉलिटिशियन उठाया उसने कोई लॉ पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस कर दिया, पार्लियामेंट में उस पार्टी की मेजोरिटी है। ठीक है, कोई भी लॉ बना के उसको पास कर दिया कि लो भैया लॉ बना दिया। ठीक है, लॉ क्या बना दिया, आज से हर कोई जो है रात में नहीं सोएगा। ठीक है, अब क्या हुआ, ये आपका लॉ पास कर दिया गया, जुडिशरी के पास, जुडिशरी का भैया ये क्या काम है, जुडिशरी का ये क्या चीज़ बोल रहे हो भाई मेरे, ये कैसी बात है कि भाई आज रात कोई, अब रात में कोई नहीं सोएगा, ये तो इसका तो कोई मतलब नहीं। और फिर ये इंसान की आपकी फंडामेंटल राइट्स को, अधिकार को हनन कर रहा है। ठीक है, राइट टू लाइफ, राइट टू कंफर्टेबली लिविंग, ये आपके सब फंडामेंटल राइट्स में आते हैं, तो इसको आप छेड़ नहीं सकते। ठीक है, तो ये आपका इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो है वो हमेशा आपका लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पे हमेशा ध्यान रखता है। दूसरी चीज़ आपके बायकैमरलिज्म, बायकैमरलिज्म का मतलब होता है जैसे आपका सेंटर है, दो हाउस है, आप स्टेट में चले जाओ, आपका लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, तो आपका स्टेट में भी दो हाउसेज हैं आपके, तो इसी चीज़ को बाई कैमरलिज्म कहते हैं कि आपका चाहे वो सेंटर हो चाहे वो स्टेट हो, आपकी जो पावर है वो आपके दोनों हाउसेज में डिवाइडेड है। ठीक है, ऑल दो हम जनरली जो हाउस ऑफ पीपल है या लोकसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। क्यों, क्योंकि डायरेक्टली आपका लोगों के द्वारा रिप्रेजेंटेटिव चुन के उसमें आए हैं। इंडिया एज यू नो एज अ डेमोक्रेसी इज मेड बाय द पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। ठीक है, ये चीज़ आपको पता है। मोर ओवर द टर्म फेडरेशन हैज नो वेयर बीन यूज इन द कॉन्स्टिट्यूशन, एक चीज़ जो इसमें याद रखने वाली है, टर्म फेडरेशन इज नो वेयर यूज, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी आपका फेडरेशन शब्द का यूज ही नहीं किया गया है। ठीक है, टर्म फेडरेशन आपका कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं यूज ही नहीं किया गया है। ठीक है, नाउ ऑन द अदर हैंड डिस्क्राइब इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट विच इम्प्लाइज टू थिंग, इंडिया को क्या डिस्क्राइब किया गया है, कहाँ गया, इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज यूनियन ऑफ स्टेट्स विच इम्प्लाइज टू थिंग, इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट डिस्क्राइब करने का क्या रीज़न है। ठीक है, पहली चीज़ है आपकी, फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बाय स्टेट। ठीक है, इंडियन फेडरेशन नॉट अ रिजल्ट of an agreement by state,
ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपका जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, ये किसी स्टेट के एग्रीमेंट के द्वारा जुड़ा है कि भाई 6-7 स्टेट साथ में आए, उन्होंने एक एग्रीमेंट बनाया कि चलो एक कंट्री बनाते हैं। ऐसा नहीं हुआ, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ एप्लीकेबल ही नहीं थी, इसलिए हमने इंडिया को फेडरेशन होने का नाम ही नहीं दिया। दूसरी चीज़ आती है हमारी, नो स्टेट हैज़ अ राइट टू सीड फ्रॉम द फेडरेशन। ठीक है, इंडिया का जो फेडरेशन है, नो स्टेट हैज़ द राइट टू सीड फ्रॉम इंडिया। ऐसा नहीं है कि कोई भी स्टेट, मान लो कल यूपी है, उसने कहा भैया हम ऐसा है, हमको कोई रीज़न की वजह से हमको लग रहा है कि हम अब आपके साथ नहीं रह पाएंगे, हम आपके साथ रहना नहीं चाहते, ठीक है। तो यूपी उठा, उसने कहा देखो अब हम जा रहे हैं। असम उठा, कह रहा है भाई हम भी जा रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश उठा, कह रहा है भाई टाटा बाय बाय, वी कैन नॉट बी विद यू, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपका कल कोई भी स्टेट उठे और ये कह दे कि भैया हम जो है सेंटर के साथ हमारा एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा है, ठीक है, सेंटर हमसे जो हम सेंटर की चीज़ों से सहमत नहीं है, तो अब हम उठ रहे हैं और जा रहे हैं यहाँ से। ऐसा नहीं है। तो इंडिया में किसी भी स्टेट को ये अधिकार नहीं दिया गया है कि वो इंडियन यूनियन से अपने मन से ही उठ के चला जाए, ठीक है। हेंस द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन वेरियसली डिफाइंड एज फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट, ठीक है। डिफाइन फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट, ठीक है। इसीलिए आपका जो इंडिया का जो है फेडरेशन है, उसको इवन दो इंडिया के फेडरेशन में आपको कई सारी कैरेक्टरिस्टिक किसी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की मिल जाएगी, लेकिन इंडिया एक्चुअली अपनी आत्मा से हम एक यूनिटरी ही है, ठीक है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी है, हम अपने मन से कभी भी इधर उधर नहीं कर सकते, ठीक है। नाउ बट यूनिटरी इन स्पिरिट क्वासी फेडरल बाय के सी वे अबाउट। अब देखो इसमें एक चीज़ खासियत है कि आपके जो के सी हैं, के सी अबाउट ने इसको क्वासी फेडरल बोला है। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसे क्वासी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन बोला है, ठीक है, केसी वेयरबाउट ने। मॉरिस जॉन्स कॉल्ड इट, मॉरिस जॉन्स कॉल्ड इट बार्गेनिंग फेडरलिज्म, फेडरलिज्म। एंड देन रैंडल ऑस्टिन। देखो ये चारों का नाम आपको मैं इसलिए बता रही हूँ बिकॉज ये चारों के नाम हैं बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये अभी आपको मे बी ना समझ आए क्योंकि अभी तो जो आप पढ़ रहे हो, ठीक है, ये बहुत ही बेसिक सा चीज़ है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। एंड देन आपका एवर जेनिंग्स, तो जेनिंग्स सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, फेडरेशन विद फेडरेशन विद सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। देखो अभी आपको लग रहा होगा कि ये चारों के नाम क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो लेट मी टेल यू दिस वेरी क्लियरली। अभी जो आप अपना ये पढ़ रहे हो, ठीक है, ये एम लक्ष्मीकांत, अभी मैं आपको बहुत बेसिक सी चीज़ बता रही हूँ कि इसमें कोई इतनी खासियत नहीं है, ठीक है। ये सब बहुत ही बेसिक चीज़ है। अगर आपने कभी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, पॉलिटिक्स आपने थोड़ी बहुत पढ़ी है, तो प्रोबेबली आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी। लेकिन आपको इन चारों के नाम इसलिए बताए जा रहे हैं क्योंकि किसी भी आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे, ठीक है, उसमें इन चारों के नाम वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पूछे जाते हैं, ठीक है। ये चारों के नाम आपको बहुत इंपॉर्टेंट वे में याद रखने हैं, इसीलिए मैंने आपको ये इन चारों के नाम बताए, ठीक है। पांचवी चीज आपकी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब देखो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, देखो
The Constitution of India has opted for the British parliamentary system of government rather than the American presidential system. देखो, अब इसके एक पीछे एक कहानी है। इंडिया जब आपकी आज़ाद होती है, ठीक है, इंडिया जब आज़ाद होती है, इमेजिन करो अपने आप को उस समय में, जब मान लो कि आप एक आदमी हो जिसको कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए अपॉइंट किया गया, ठीक है, आप बैठे हो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने। आपने इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल देखा है, आपने देखा है किस तरीके से इंडिया ने ब्रिटिश पे राज किया, आपने ब्रिटिश के गवर्नमेंट सिस्टम को पढ़ा है, आपको पता है कि वहाँ पे किस तरीके से ऑर्डर पास होते हैं, किस तरीके से इंडिया में अप्लाई होते हैं, एवरीथिंग, ठीक है। अब आप बैठते हो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने, आप एक ऐसा सिस्टम लोगे, बाय नेचर आप एक ऐसा सिस्टम अप्लाई करोगे इंडिया पे जो इंडिया के लोगों के द्वारा जाना पहचाना है, ठीक है। कौन सा सिस्टम है? बेसिकली ब्रिटेन का सिस्टम। ब्रिटेन का जो सिस्टम है, ब्रिटेन पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है, वो इंडिया के लोगों के द्वारा ब्रिटेन पार्लियामेंट्री सिस्टम। ब्रिटेन का पार्लियामेंट्री सिस्टम क्यों हमने सेलेक्ट किया? पहली चीज़, ये हमारे द्वारा द्वारा थोड़ा जाना पहचाना सा सिस्टम है, ठीक है, रादर दैन द अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम। द पार्लियामेंट्री सिस्टम बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन, ठीक है। आपका ये जो सिस्टम है, ये जो आपका इंडिया का पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वो बेसिकली लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के बीच में कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन से चलता है, जबकि अमेरिका का जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, उसकी खासियत ये होती है कि देखो, वहाँ पे एकदम कंप्लीट सेपरेशन रखा जाता है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का, ठीक है। ये उसमें एकदम कंप्लीट सेपरेशन रखा जाता है, ठीक है। तो जब भी आपका जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की बात करें, मान लो एक बहुत सिंपल चीज़ बताते हैं, सिस्टम की बात करें, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, दो चीज़ हमेशा याद रखना, एक होता है आपके पास पार्लियामेंट्री, एक होता है आपके पास प्रेसिडेंशियल। एज द नेम सजेस्ट, आपका सुप्रीम कौन है? सुप्रीम कोई नहीं होती, इसमें सेपरेशन, सेपरेशन ऑफ पावर किसके बीच में? तो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, किस कैसी? स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर होती है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी में। वेयर्स यहाँ पर कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, ठीक है। यहाँ पे हम जो सिस्टम को मानते हैं, वो हम मानते हैं कि हम यहाँ कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, ठीक है। हम यहाँ कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में, ठीक है। कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। तो हमारे पास दो सिस्टम्स हैं। नाउ द फीचर ऑफ द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इन इंडिया, इंडिया में जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, इसके कुछ तो फीचर्स हैं। लेट मी एक्सप्लेन फीचर्स। फीचर्स किस चीज़ के? तो इंडिया में जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है उसके, वन बाय वन देखते चलते हैं। पहली चीज़ आती है प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव। प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव, ये आपकी फर्स्ट है, ठीक है। दूसरी चीज़ आती है आपके पास, दूसरी चीज़ आती है मेजॉरिटी पार्टी रूल। मेजॉरिटी पार्टी रूल, एक बार इसको लिख लेते हैं, फिर अभी इसको बताते हैं कि ये सब चीज़ें होती क्या है। थर्ड आती है आपके पास कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव, ऑफ एग्जीक्यूटिव टू लेजिस्लेचर। फोर्थ चीज़ आती है आपके पास
लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर, लीडरशिप ऑफ पीएम एंड सीएम। ठीक है, ये हो गया। फिफ्थ चीज हमारे पास क्या आती है? फिफ्थ है हमारे पास डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस। देखो, अब इसे वन बाय वन समझते जाते हैं कि बेसिकली चार पांचों चीज़ें हैं क्या। देखो, सबसे पहले आती है आपकी प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव। नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव का क्या मतलब होता है? नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव का मतलब है जैसे हमारे पास प्रेसिडेंट है, इंडिया के जो प्रेसिडेंट है। अभी देखो, आगे पूरी बुक में जब हम आपको प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर इन सब के बारे में बताएंगे तो इस सब पता आपको चलेगा कि नॉमिनल और रियल का क्या सेंस होता है। बट अभी जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंट्रोडक्शन इतना समझ लो कि नॉमिनल एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है नाम मात्र का। इंडिया के जो प्रेसिडेंट है उनके पास एक्चुअली में कोई इतनी पावर नहीं है। ठीक है, इंडिया के प्रेसिडेंट जैसे आपका ब्रिटेन में रानियाँ होती हैं, रानी होती है, बस उसी मोनार्क की तरह रहते हैं। ठीक है, इंडिया में प्रेसिडेंट के पास कोई एक्चुअल पावर नहीं है। बट रियल पावर होती किसके पास है? प्राइम मिनिस्टर के पास। तो इंडिया में हमारे पास जो इंडिया का सिस्टम है पार्लियामेंट्री, इसमें हमारे पास नॉमिनल पावर आपकी प्रेसिडेंट के पास है, जबकि रियल पावर आपकी एग्जीक्यूटिव के पास है। दूसरी चीज़ आती है मेजॉरिटी पार्टी रूल। इंडिया में आपकी जो पार्टीज है उसमें मेजॉरिटी पार्टी रूल चलता है। फॉर एग्जांपल, आपका सेंटर जो होता है, सेंटर में आपकी जो पार्टी होती है, मान लो बीजेपी है, आज बीजेपी को 400 में से 345 सीट्स, अकेले 500 में से 345 सीट्स बीजेपी को मिल गई है। ठीक है, बढ़िया है, बीजेपी आपके पास मेजॉरिटी पार्टी है। ठीक है, तो जो मेजॉरिटी होती है, जो पार्टी आपकी मेजॉरिटी में होती है, उसी का रूल आपका लोकसभा में जनरली होता है। प्राइम मिनिस्टर भी जनरली मेजॉरिटी पार्टी से ही आते हैं। ठीक है, तीसरी चीज़ आपकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव टू लेजिस्लेचर। आपके देखो, ये चीज़ थोड़ा सा इसको समझा दें। जब मैंने आपको स्ट्रक्चर यहाँ याद करूँ, इसको थोड़ा सा अगर हम ऊपर ले जाएं, जब मैंने आपको यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बताया था इंडिया का, तो एक चीज़ ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको प्रेसिडेंट दिख रहे हैं, प्रेसिडेंट, ऊपर देखो, ऊपर आपको यहाँ प्रेसिडेंट दिख रहे हैं। लेट मी टेल यू, प्रेसिडेंट इज अ पावर ऑफ लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव, प्रेसिडेंट इज द जो पार्ट ऑफ लेजिस्लेटिव। एंड वेयर एज यहाँ पे देखो पीएम, पीएम इज द पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव। एंड एज यू नो कि प्रेसिडेंट के नीचे आते हैं आपके पीएम। ठीक है, एंड पीएम इज होली द मेंबर ऑफ लोकसभा और इधर राज्यसभा। ठीक है, तो आपके जो प्रेसिडेंट हैं वो लेजिस्लेटिव का पार्ट है, जबकि आपके जो प्राइम मिनिस्टर है वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर के नीचे ही आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स आते हैं, अगर आप इसमें ध्यान से देखो। हेंस यही लाइन यहाँ पे दी गई है कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एग्जीक्यूटिव की लेजिस्लेटिव की तरफ। ठीक है, आपकी जो प्रेसिडेंट होती है, आपकी जो एग्जीक्यूटिव है जैसे प्राइम मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर, इनकी प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टूवर्ड्स लेजिस्लेचर। अगर मान लो प्रेसिडेंट जो है वो चाहे तो किसी भी समय पे आपके प्राइम मिनिस्टर को डिसॉल्व कर सकते हैं, या आपके जो कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट है, उसको डिसॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होती है आपकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर पार्लियामेंट चाहे तो वो इस चीज़ को डिसॉल्व कर सकती है। तीसरी चीज़ है लीडरशिप ऑफ पीएम एंड सीएम। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, आपका केवल प्रेसिडेंट नाम मात्र के होते हैं, गवर्नर आपके नाम मात्र के होते हैं। हाउ एवर गवर्नर के पास स्टिल थोड़ी बहुत होती है, अभी हम उसको देखेंगे। बट रियल पावर हमेशा आपके प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के पास है। पांचवी चीज़ आपकी डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस। भाई, जिस दिन चाहे, ठीक है, लोअर हाउस को आपका डिसॉल्व कर दिया जाता है। ठीक है, आफ्टर 5 ईयर्स अपने आप लोअर हाउस खत्म हो जाती है, दोबारा से री इलेक्शंस होते हैं। अपर हाउस आपकी इतनी जल्दी डिसॉल्व नहीं होते, उसके री इलेक्शंस ऐसे नहीं होते। ठीक है, उसका अलग ही कहानी है। बट लोअर हाउस जो है वो हर 5 साल बाद उसका इलेक्शन होता है। तो आज हमने यहाँ तक देख लिया, कल हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको इतना समझ आया। डू लेट मी नो आगे आप और क्या देखना चाहते हो। ठीक है, थैंक यू, हैव अ गुड केयर एंड बाय बाय।